संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर कसा तंज, बोले हिंदू करते हैं हिंसा। राहुल के बयान पर सदन पर जमकर हंगामा, पीएम ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगे राहुल गांधी। विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राहुल गांधी के बयान पर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा, वाराणसी में फूंका गया राहुल गांधी का पुतला। संसद से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की मांग। बंगाल में ममता राज पर उठे सवाल, प्रेमी जोड़े की पिटाई को टीएमसी विधायक ने ठहराया सही, बोले मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से न्याय। बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर आरएसएस प्रमुख संघ भवन में आयोजित शाखा में हुए शामिल। शाखा के बाद गाजीपुर पहुंचे मोहन भागवत। और मानसून की पहली बारिश ने बचाई आफत, देश में अलग अलग राज्यों में सैलाब से मंजर, नदियों में उफान के साथ झील और झरने भी उपनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा और कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। सच तो यह है कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए राहुल के बयान को गलत बताया। तो वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से अपने बयान का प्रमाण देने को भी कहा। संसद में आज वार पलटवार कैसे चला, आपको सुनाते हैं। महावीर, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि 3 घंटे दिल में लगा है। गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रखने साथ सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए।
एवं सभी सदस्यों का आपसे विनंती। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। चर्चा को डिस्टर्ब कर रही है। अध्यक्ष महोदय चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर बीजेपी आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115 और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे एग्रीगेट के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संसद में राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी सांसदों ने जवाब दिया और राहुल के बयान की निंदा भी की। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर भूपेंद्र यादव ने विपक्ष को जमकर घेरा। राहुल गांधी से अपने दिए बयान पर माफी मांगने को भी कहा। संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। एवं सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं, मैं 2 नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा में सोमवार का सत्र बेहद गर्मा गर्म रहा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर देश में हिंसा, नफरत, डर फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि ये 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के बयान पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। उन्होंने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी अपरिपक्व नेता हैं। हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करने के साथ अयोध्या के विकास को भी सवालों के घेरे में लिया। संसद के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के हर आरोपों को खारिज करते हुए हर सवाल का जवाब देते हुए करारा जवाब उन्होंने राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसा तीखा पलटवार किया, आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे। संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या सच ने कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं
जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। 2 दिन के अवकाश के बाद फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ और उतनी ही तेजी से सदन में हंगामा भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट, अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और स्पीकर जगदीप धनखड़ के बीच फिर से कड़ी बहस शुरू हो गई। दरअसल खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए मोहन भागवत का नाम ले लिया, जिस पर धनखड़ का फूट गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उनका सम्मान करते हैं। इस साल राष्ट्रपति का पहला संबोधन जनवरी में और दूसरा जून में था। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसकी कॉपी था। उनके संबोधन में दलितों, अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो दूरदर्शिता थी और न ही दिशा थी। खड़गे ने सुधांशु त्रिवेदी पर हमला करते हुए कहा कि माफ करना, मुझे तिवारी द्विवेदी में अंतर समझ नहीं आता क्योंकि मैं इन शब्दों से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूं। खड़गे ने आगे कहा कि तारीफ के पुल बांधने में माहिर हैं। खड़गे ने आगे कहा यह देश के इतिहास में पहला चुनाव है जिसमें देश की संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने यहां तक कहा कि भाजपा संविधान बदलेगी। यहां तक कहा कि 2014 में तो भागवत जी ने भी कहा कि भाजपा संविधान बदलेगी। मोहन भागवत इस सदन का हिस्सा नहीं है, उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दीजिए। अगली खबर दिल्ली से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और अखिलेश यादव के पूर्व एसडी कृष्णपाल यादव ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नीतीश यादव उर्फ भोले, स्वदेश यादव, राम सागर यादव के साथ ही अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का 52वां जन्मदिन है। आज सभी लोगों ने पार्टी कार्य मनाया और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी। उनकी हजारों साल की उम्र हो, यही हमारी कामना है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी जो जन्म दिवस है उसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मैं कुलदीप पवार, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उन्होंने पीडीए का जो चुनाव में सभी जनता को उसको धन्यवाद देना चाहते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज बर्थडे है, पूरा देश मना रहा है और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और ठीक रहें और
दिल्ली प्रदेश ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बर्थडे मनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम चाहते हैं आने वाले देश के वो प्रधानमंत्री बने। हमारी शुभकामनाएं हैं वो स्वस्थ रहें और सबकी जो भी लोग आए हैं उन सब की उनके साथ में मनोकामनाएं हैं और यही दीर्घ आयु की बात करते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारी वो रास्ता मार्ग करते रहे और हम चाहते हैं उनके पद चिन्हों पर चलते रहें। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में बीच सड़क पर एक महिला और पुरुष को डंडे से बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। ममता सरकार ने महिला की सरेआम पिटाई में ममता सरकार पर अब सवाल खड़े हुए हैं। वहीं पूरे मामले में विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। 30 जून को चोपड़ा इलाके का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें ताजेमुल नाम का शख्स एक महिला और एक पुरुष को सड़क पर छड़ी से पीटते हुए नजर आ रहा था। वीडियो में ताजेमुल महिला को कई बार मारता है, वह दर्द से चिल्लाती है लेकिन वह मारना नहीं छोड़ता है। इसके बाद वह महिला के पास बैठे पुरुष की ओर मुड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इस दौरान भीड़ तमाशा देखती रही, कोई भी महिला और पुरुष को बचाने आगे नहीं आता है। वीडियो में एक जगह वह महिला के बाल पकड़कर उसे लात भी मारता है। वीडियो ने ममता सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। बात अगली खबर की। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में कथित प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हुई पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी बताया जा रहा है। ये आरोपी ने लाठियों और डंडों से महिला और पुरुष के बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी तजीमुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि आरोपी तजीमुल गुंडा है। आरोपी चोपड़ा के टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का दाहिना हाथ इसको बताया जाता है। उसके खिलाफ इलाके में कई तरह के आपराधिक केस हैं। कुछ दिन पहले वह जेल से छूटकर गांव लौटा था। जेसीबी उर्फ तजीमुल हक ने इसके बाद दोबारा गुंडागर्दी शुरू कर दी। जेसीबी की गिरफ्तारी के बाद एक उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। एक सीपीएम नेता की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंचायत चुनाव से पहले कथित तौर पर चोपड़ा के सीपीएम नेता मंसूर अली के पंचायत नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें भी मुख्य आरोपी तजीमुल ही है। চরিত্রবান হয়েছে এখন তো একটা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में हुई शर्मनाक घटना पर चोपड़ा से टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान का बेशर्म बयान भी अब सामने आया है। टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने घटना को सही ठहराते हुए कहा कि महिला के साथ हुई पिटाई सही है। टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने पहले कहा था कि आरोपी तजमुल का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं बाद में उन्होंने महिला को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर दुष्ट जानवर बन गई थी। मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से कुछ कानून और न्याय होता है। মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে এখন তো একটা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में कथित प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हुई पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ममता सरकार के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल हमले पर जवाब दें। राहुल गांधी इसको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है, तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले दे आर आंसरेबल टू दिस नेचुरली। तो ये जो आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो कितने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? ये खुद ही। अगली खबर की भिंड से अगली खबर है जहां रसकलाल मैरिज गार्डन पर बड़ा हादसा हुआ। आपको ज्यादा रोड बनाने वाली मिक्सर मशीन से दबकर ड्राइवर की मौत हुई है। ड्राइवर नरवर का बताया जा रहा है। सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ऑयल लीक के वजह से यह हादसा हुआ है। अटेर रोड चंदनपुरा के पास का यह पूरा मामला है।
अगली खबर ढिंडोरी से है, जहां के गाड़ासरी थाना क्षेत्र के करवे मट्टा गांव में तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया, जिसके मलबे में काम कर रहे 3 मजदूर दब गए। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद मजदूरों को निकाला गया और उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर स्थिति में है। इस हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने वजह का पता लगाने की शुरुआत की। सूचना मिली कि करवे मट्टा में एक जिसमें कुछ मजदूर दब गए हैं। सूचना पर हम लोग आए और ग्रामवासियों की मदद से व्यक्ति जो दबे हुए थे उनको निकलवाया गया। 3 व्यक्ति सकुशल बाहर निकल गए। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिन्हें हमारे द्वारा अस्पताल भिजवाया गया है और आगे भी कार्रवाई जाएगी। सर, ये ठेकेदार के द्वारा कोई मकान निर्माणाधीन था, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो हमने सबसे पहले व्यक्तियों के राहत कार्य पर ध्यान दिया है, बाकी आगे जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई। अब बात करेंगे अगली खबर की। मुंबई से सटे लोनावाला में मानसून की छुट्टियां मनाने गए एक ही परिवार के कुछ सदस्य वाटरफॉल में बह गए। आपको बता दें, ये वाटरफॉल भूसी बांध के पीछे एक पहाड़ी पर बना हुआ था। घटना को लेकर पूरे ग्रामीण पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान, खोज और बचाव कार्य सुबह फिर से शुरू किया गया। इस घटना में एक महिला और एक 13 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया है। वहीं 3 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। अगली खबर कानपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। आपको बता दें, डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के चक्कर में हुए विवाद में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से जमकर धक्का मुक्की की और गाली गलौज भी की। मामला तूल पकड़ता देख वहां मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच बचाव कराने के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बारिश के बाद तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए हैं। गांव के एक युवक ने तीनों को डूबता देख परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पहुंचे परिजनों ने तीनों को निकालकर अस्पताल जहां इलाज के दौरान चचेरे भाई समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से जगदीशपुर गांव में मातम छा गया। वहीं जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की तो परिजनों ने इनकार कर दिया। वहीं हादसे के बाद गाँव पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। को थाना सिद्धार्थनगर के चौकी नौगढ़ क्षेत्र 3:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चे, जिनका नाम रुद्र, लकी और आयुष है, जिनकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी, जमुआर नाला में नहाने गए थे, जहां वह डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और चौकी के ही एक कांस्टेबल शशि द्वारा पानी में कूदकर परिजनों की सहायता से उन बच्चों को निकाला गया तथा चिकित्सीय सहायता हेतु तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवबंद में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। देवबंद के एक मुस्लिम चिकित्सक द्वारा बंगाल की हिंदू महिला से अपना नाम अमन दीक्षित बताकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इसके बाद महिला को देवबंद लाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसके साथ निकाह पढ़ा गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी चिकित्सक अब तक 5 शादियां कर चुका है, जिनमें 4 मुस्लिम और 1 हिंदू महिला शामिल है। पीड़ित महिला 2 महीने से कोतवाली से लेकर सहारनपुर के आला अधिकारियों के यहाँ इंसाफ के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी चिकित्सक के प्रभाव के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। सोमवार को महिला ने बजरंग दल नेता से मिली और हिंदू संगठनों के माध्यम से मीडिया को आप बीती सुनाई। महिला ने बताया कि आरोपी चिकित्सक ने बंगाल में उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपना नाम अमन दीक्षित बताते हुए
उसके साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इसके बाद वह उसे देवबंद ले आया और बंद कमरे में उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह नामा पढ़वाया गया। इसके बाद आरोपी चिकित्सक उसे एक बंद कमरे में रखता था, वहां वह कैमरे की निगरानी में रहती थी। आरोपी मुस्लिम चिकित्सक इससे पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है, लेकिन पैसे के प्रभाव से वह बाहर आ जाता है। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की गुहार भी लगाई। एक बंदा मुझे हिंदू बन के शादी करके मुझे यहाँ ले गए, बिल्कुल रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से शादी करके मुझे लेके आए। यहाँ आने के बाद मुझे कैमरा में मतलब कमरा में कैद करके रखा था, मुझे कैमरा लगा के कैद करके रखने के बाद बस कुछ दिन गया है, कुछ दिन बाद देखा कि मेरे ऊपर बहुत मतलब अत्याचार कर रहे थे, जो खाना पीना भी नहीं देने टाइम से, मतलब कुछ नहीं देने की ऐसा। कौन लोग थे? बाद में पता चली कि वो मतलब डॉक्टर एबार हुसैन है, यहाँ की मतलब देवन की डॉक्टर है। शादी डॉक्टर एबार से हुई थी, उसने मुझे छोड़ दिया अब से 4 साल पहले। मेरे 2 जवान बच्चियां हैं, एक और उसने दोबारा आके देखा भी नहीं। मुझे फोन करता था मैं तुझे लेने आऊंगा, ये करूंगा, मैं इंतजार करती रही लेकिन कभी नहीं आया। 13 साल पहले हुई थी मेरी शादी। हाँ जी। अब डॉक्टर बता रहे हो कहाँ के डॉक्टर है क्या? वो देवबंद में ही रहता है। अच्छा। डॉक्टर है यहीं पे बेबी केयर हॉस्पिटल में। कितनी शादियां कर चुका? वो शादी 5 कर चुका, जो मुझे जानकारी में, और बिना जानकारी के कुछ पता नहीं कितनी शादी कर ली होंगी उसने अब तक। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जेल जाए। के अंदर कोई डॉक्टर रहता है जो बंगों का रहने वाला है, उसने लव जिहाद के एक झूठे प्रेम में महिला को कोलकाता से फंसाया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसने वहां शादी की है। इनके पास पूरी फुटेज, वीडियो, फोटो वगैरह इनके पास सब हैं। और उस पीड़ित महिला को इसने अपने घर में बंधक बनाया कर यहाँ रखा है। देवबंद में वो रह रहा है। पूरा प्रकरण संज्ञान में आया, अधिकारियों को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर को जो है जेल भेजा जाना चाहिए और उसका पूरा क्लिनिक जो सील किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी में कितनी शादी आई? इसकी जो ये बता रहे हैं कि 2 बीबियां तो भी यहाँ सातमस की हैं, एक पहली पत्नी और एक ये जो हिंदू महिला है एक ये, और ये बता रही है कि 3 शादियां इस डॉक्टर ने और की हुई है। कोई देहरादून में रहती है कोई, और एक गंगों में रहती है, और कोई एक और यहीं देवबंद में रहती है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मुरादाबाद से है, जहां टीएमयू यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर का 100 यूनिवर्सिटी परिसर में बने गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 103 में पड़ा मिला। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति मल्होत्रा हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थी। इधर इनकी मौत की जानकारी से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर जिले में एक युवक ने छेड़खानी की शिकायत थाने में पहुंचने पर अवैध कट्टे से खुद को सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुन परिजन घर के कमरे में पहुंचे तो वहां खून से लथपथ युवक का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि युवती के परिजन छेड़खानी की शिकायत को लेकर थाने पहुंचे थे, जिसके डर से युवक ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। टिंकू मिश्रा के घर गया था उस दिन जो टिंकू मिश्रा के घर में कहा है मेरा पैसा दो, मैं बोले मैं तुम्हारा पैसा भी दे रहा हूँ, तुम्हारी व्यवस्था भी कर रहा हूँ, पैसा भी दूंगा, तुम्हारी व्यवस्था भी करूंगा। इसके बाद उसके बड़े भाई की लड़की साधना आके गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। कहा तुम इस मोहल्ले में आए कैसे? कहा मैं पैसा मांगने आया। कहा तुम यहाँ आए कैसे? कहा पैसा मांगे। कहा जाओ मेरे सामने, तुमसे कोई मतलब नहीं। कहा नहीं। कहा तुम यहाँ आए कैसे? इतने में उसका बाप आ रहा है, उसके पप्पू ने इसकी काला पकड़ी उठा के दई मारा है। टिंकू आपके लड़के? हाँ। कितने पैसे का लेन देन था? टिंकू के यहाँ 2800-2900 रुपया बता रहा था। आज थाना सुमेरपुर में नया नर्सिंग होम के पास मोंटी सोनी ने, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसके पिता का नाम रजुआ सोनी है, उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।
वजह अभी क्लियर नहीं है, इसकी जांच की जाएगी और परिजनों से तहरीर लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। आगे इसके विषय में जांच की जाएगी और जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली के बछरावा से है, जहां तीमारदारों ने सीएससी स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा है। स्टाफ से धक्का मुक्की करके गाली गलौज भी की। डॉक्टर ने विरोध करने का प्रयास किया तो उनके साथ हाथापाई की कोशिश की गई है। मामला तूल पकड़ता देख सीएससी स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीमारदारों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों पक्षों में से किसी ने भी कार्रवाई के लिए शिकायत नहीं की है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर पीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से संचारी रोगों के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अगर देखा जाए क्रेडिट की बात अगर आप करें तो क्रेडिट मैं कहता हूँ पूरी इंडियन टीम को, पूरे इंडियन स्टाफ को और उन फैंस को जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि मेहनत हम लोगों की होती है, लेकिन हम लोगों के अगली खबर अमरोहा से, जहां भारतीय टीम के टी20 विश्व कप का खिताब जीतने से हर तरफ खुशी का माहौल है। अमरोहा के गांव सहसपुर अली नगर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी टीम इंडिया और देशवासियों को जीत की बधाई दी। साथ ही कहा कि 13 साल के इंतजार के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप का कोई खिताब अपने नाम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब देश की दुआओं और टीम की मेहनत से हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में हुए विश्व कप में भी भारतीय टीम फाइनल तक तो पहुंची थी, लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर पाई थी, वो चूक गई थी। उस टीम का हिस्सा रहे और सभी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अब टी20 विश्व कप का विजेता बनने पर बधाई देते हुए कहा कि यह टीम इंडिया के लिए अभूतपूर्व क्षण है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर देखा जाए क्रेडिट की बात अगर आप करें तो क्रेडिट मैं कहता हूँ पूरी इंडियन टीम को, पूरे इंडियन स्टाफ को और उन फैंस को जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि मेहनत हम लोगों की होती है, लेकिन हम लोगों के पीछे भी दुआओं का हाथ होता है, फैमिलीज का हाथ होता है, फैंस का हाथ होता है। तो हम अगर हीरो बनते हैं तो फैंस और फैमिली के सहारे ही बनते हैं। ये हमारी एक फैमिली है, इनकी दुआएं काम करती हैं, मेहनत ज़रूर रंग लाती है और वो रंग लाई भी है। अनबीटन रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में और इसी चीज़ को मैं रात भी बोल चुका हूँ, इंटरव्यू में भी बोल चुका हूँ कि सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उन प्लेयर्स को जिन्होंने दमखम दिखाया है, जो मेहनत की है पूरे वर्ल्ड कप, अनबीटन रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिन्होंने थोड़ा सा भी पार्ट उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा लिया है, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक दुआ भी काम करती है। तो सब के लिए, चाहे वो भारत टीम हो या भारतवासी हो या इंडियन फैंस हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हो, तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, खुशी का तो माहौल आप जानते ही हैं कि किस तरीके से खुशी मनाई जाती है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है लाइफ में शायद 10% लोगों की लाइफ में आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड कप का हिस्सा होते हैं, बहुत नसीब वाली बात होती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन और मैं कहता हूँ इंडिया के लिए ये बहुत बड़े नाम है दोनों, और बहुत बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी किया है लास्ट के 15-16 साल अगर आप देखते हैं। अगली खबर चंदौली से, जहां जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव के निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सनातन धर्म में वापसी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन से डब्ल्यू सिंह बन गए। उन्होंने अपने पुत्र व पत्नी को भी शुद्धिकरण कराते हुए सनातन धर्म में वापसी कराया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ डब्ल्यू था। 30 जून 2024 से आप डब्ल्यू सिंह हो गया। क्या कारण पड़ा कि आप मुस्लिम से हिंदू हो गए? हमारे वंशावली, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। कहीं तो हम लोग कहीं न कहीं कोई दबाव हुआ होगा,
जिसको अब दिशा मोड़ के हम अपने फिर सनातन धर्म में विलीन हो गए हैं। क्या कोई दबाव पड़ा आपको हिंदू बनने के लिए या इच्छा थी, स्वेच्छा था, इच्छा थी। कहाँ किस प्रकार आप हिंदू धर्म को ग्रहण किए, कहाँ किए? आर्य समाज मंदिर भोजूबीर कल हमारा हुआ था, संस्कृत पूजा हुआ जिसमें शुद्धिकरण और हवन कुंड हुआ था। कितने लोग थे? लगभग 30-35 लोग हवन कुंड। और आप कितने लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किए? हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारे बच्चे थे। पत्नी का क्या नाम हो गया? आप रिजवाना बानो था, अब गुड़िया सिंह हो गया है। अब बेटा राज था, अब राज सिंह हो गया है। अगली खबर बांदा से है, जहां नए कानून पूरे देश में लागू हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों को पंपलेट बांटकर जानकारी दी गई। वहीं नए कानून के विरोध में वकीलों ने काला दिवस मनाया है। नए कानूनों को लेकर अधिवक्ता संघ ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया है। जनपद अधिवक्ता संघ लगातार नए कानूनों का विरोध कर रहा है। नए कानून को अधिवक्ताओं ने पंगु करने वाला कानून बताया है। वकीलों के मुताबिक उन्हें सहयोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का लगातार मिल रहा है। और रिविडेंस एक्ट का परिवर्तन घोर जन विरोधी है, अधिवक्ताओं को मुंह बंद करने वाला है। इस कानून को एक तरफा पारित किया गया है। चिंतन मनन का अभाव है, इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसने अस्त व्यस्त कर दिया है। न्यायिक व्यवस्था को पंगु करने के लिए, विलंबित करने के लिए ऐसे काले कानून को हम टिकने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। परिवर्तन करके रहेगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां सीएमएस कार्यालय में हमीरपुर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसपी गुप्ता ने डॉक्टरों के साथ केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले डॉक्टरों को भी याद किया गया। इस मौके पर सीएमएस एसपी गुप्ता, डॉक्टर आरएस प्रजापति, डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर मोहित व जिला अस्पताल के अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। हैप्पी डॉक्टर्स डे। कहाँ जा रही हो सिस्टर? बहन जी आप। अगली खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री से कर्मचारी निकाले जाने के विरोध में चलाए जा रहे धरने पर आज महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में किसान यूनियन पटेल के साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा, किसान यूनियन, क्रांति नगर व्यापार मंडल, अधिवक्ता संघ व ग्राम प्रधान संगठन आदि संगठनों ने समर्थन दिया। कार्मिक जो जेके टायर में बाहर किए हुए हैं, हालांकि उनका कहना ये है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं था और हमने इनको सूचित भी किया था, लेकिन जो बच्चे बाहर निकाले गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं थी। इसी को लेके एक धरना यहाँ पे चल रहा था। तो जो इस धरने को जो लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, जो हमारे श्री कीरत सिंह चौधरी जी हैं, वो लीड कर रहे थे, तो उनके माध्यम से ज्ञापन हमको मिले हैं। जो है सतीश शर्मा और धीरज शर्मा HRR, ये बिल्कुल इन्होंने गुंडागर्दी और चोर हैं। दोनों ने इस फैक्ट्री का नाश करना सोच लिया। जिस तरह से ये 15-15 साल नौकरी करते हुए कर्मचारियों को निकाल ले, ये मजबूर कर रहे हैं यहाँ के लोगों को कि यहाँ का किसान इनका इलाज करे और इन्हें धरती में दे मारा का। जब जाकर ये सही होगा तो फैक्ट्री प्रबंधक जिसकी ये फैक्ट्री मेरा सीधी चेतावनी है, या तो बुद्धि करना सही। इस तरह से यहाँ इन कर्मचारियों मजदूरों की जिंदगी से ना खेलना। ये क्या करेंगे अब? जो 15-15 साल इन्होंने अपना जीवन इस फैक्ट्री को चलाने में लगा दिया, आज फैक्ट्री अगर अच्छी कंडीशन में है तो इन्हीं लोगों की देन है। और हमारे 27 कर्मचारियों को निकाला है बिना नोटिस के। जो हमारी सिविल बार एसोसिएशन है उसका पूर्ण समर्थन है। जब तक धरना चलेगा, सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता इनकी साथ हैं। अगर कहीं भी कोई कानूनी मदद होगी वो भी सिविल बार एसोसिएशन अपने इनकी जो श्रमिकों के लिए करेगी, चाहे वो सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे इनके लिए जो धरना दे रखा है इसे उठाने का मामला हो। सब जगह हमारी सिविल बार एसोसिएशन इनकी साथ करी है श्रमिकों के, और पूरा सहयोग हमारी सिविल बार एसोसिएशन का इन श्रमिकों को, चाहे धरना दे चाहे प्रदर्शन करें, जो भी पूरा सहयोग होगा वो हमारी सिविल बार एसोसिएशन इनकी साथ करी है। 8 दिन से जो यहाँ पर धरना दे रही है और कोई बीच का रास्ता निकाल कर उन्हें अंदर करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा या यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा
कर्मचारियों को डिमांड को पूरी करने में कोई भूमिका नहीं अदा करी जा रही। इसको लेकर आज हम भी यहाँ पर पहुंचे और हमने आज यहाँ की जो कमेटी काम करी उसका आश्वासन दे दिया और हमने ये कह दिया कि यहाँ पर अगर ये जल्द से जल्द लड़कों को जो निकाल ले गए अगर अंदर नहीं लिया जाता तो यहाँ पर गेट की धरने की साथ साथ पूरे जिले में आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे। अच्छा 8 दिन हो गए, सफर का बांध टूट लिया, वार्ता तो हुई 2-3 बार, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला। इसी की परिप्रेक्ष्य में 8 तारीख को ये यहाँ स्टे का है थे, हम मुख्य गेट पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सिद्धार्थगंज से, जहां पुलिस ने 10 साल पूर्व हुई एक हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक बर्खास्त होमगार्ड है जिसने खुद को मरा साबित करने के लिए भाई संग मिलकर अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया है। हत्याकांड के पीछे की वजह चौंकाने वाली है। वजह यह है कि हत्यारे ने लंबित मुकदमे से बचने के लिए दोस्त की लाश रखकर खुद के नाम से पोस्टमार्टम कराकर मृत्यु सर्टिफिकेट भी परिजनों की मदद से प्राप्त कर लिया था। लेकिन यूपी पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद मामले का खुलासा हो गया। वर्ष 2015 में 29 जुलाई को गैंगस्टर मुकेश यादव ने खुद के साथी मनिंदर सिंह मन्नी की सितारगंज के सिरैया गांव में पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बना दे। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हर केस को साथियों बड़े गर्व का विषय है कि 10 साल पुरानी एक मिस्ट्री था। तो एक मिस्ट्री को हमने सॉल्व किया। अब ब्लाइंड केस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 302 में हत्या दर्ज नहीं होता। 10 साल पुरानी एक व्यवस्थित कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हम आज उजागर करेंगे। 10 साल पहले एक आदमी का लाश मिलता है, कहानी ऐसा चलता है, तो उसके बाद उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी, बच्चे, भाई सब लोग आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं हमारा पति है। तो वो लाश सिद्धार्थगंज क्षेत्र में मिलता है, वो ट्रक से कुचला हुआ। ठीक है, बिल्कुल फेस का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो फेस में रिकॉग्नाइज हो। अब बात करेंगे अगली खबर की। लव जिहाद के मामले में वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता का नाम सामने आने पर हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते 27 जून को एक हिंदू युवती अपने मुस्लिम प्रेमी के संग फरार हो गई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। इसी मामले में क्षेत्र के वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता का नाम सामने आने से मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब इसी अधिवक्ता के इसी तरह के एक अन्य मामले में शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों ने बीती 28 जून को आरोपी अधिवक्ता के घर तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर आज फिर हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों लोगों ने पछवाधून बार एसोसिएशन कार्यालय का घेराव कर आरोपी अधिवक्ता की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन पछवाधून के अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी विजयपाल सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिस पर बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ वार्ता कर आरोपी अधिवक्ता के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। कुछ हिंदू संगठनों के लोग यहाँ तहसील में उन्होंने काफ़ी अधिक संख्या में इकट्ठा होकर आए थे और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ नारेबाजी की है। और वो लोग ये कह रहे थे ये जो आपके अधिवक्ता है रेशुद्दीन सिद्दीकी, जो एक लड़के वाले प्रकरण में उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, कि उनके खिलाफ एकदम तुरंत कार्रवाई कर दो। मैंने उन लोगों से बैठ के बातचीत की। उन्होंने कहा भी 4 बजे के मैं अपने जितने मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं उनसे बैठ के बातचीत करूँगा और आपको 1 घंटे के अंदर ये बात के बारे में बता दिया जाएगा। कि बार एसोसिएशन में एक वकील है जिसका नाम रेशुद्दीन सिद्दीकी है, उसके द्वारा पहले एक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो जेल गया। तत्पश्चात वो वापस आता है और वापस आके भी एक और लड़की को भगाने का प्रयास करके लंबे समय तक उसके संपर्क में और उसको भी अगवा कर देता है। उसके खिलाफ उसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसी के तहत आज हम विजयपाल चौधरी जी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास नगर है उनसे मिलने आए थे, संजय गुप्ता जी से मिलने आए थे। हम सभी हिंदू संगठन के लोग हमने विरोध करा कि रेशुद्दीन सिद्दीकी को तत्काल प्रभाव से बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाए। जो लड़की थी कशिश नाम की लड़की, उस लड़की को अमजद नाम के लड़के ने भगाया। बाकायदा उसने लिखा कि इस वकील से संपर्क करें। अब बात करेंगे अगली खबर की। विकासनगर कोतवाली के अंतर्गत धर्मवाला क्षेत्र में सामने आए लव जिहाद मामले को लेकर मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें पुलिस अभी तक फरार युवक युवती का कोई सुराग नहीं लगा पाई है,
जिसमें हिंदूवादी संगठन आक्रोशित है, जिसको लेकर आज बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल सहित कई अन्य हिंदूवादी संगठनों ने फरार हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के बरामद न होने और मामले में आरोपी बनाए गए वकील की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित होकर हर्बर्टपुर पुलिस चौकी का घेराव कर धरना दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बामुश्किल आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों के लोगों को शांत करवाकर जल्द से जल्द फरार युवक और युवती की बरामदगी का आश्वासन दिया। जिहाद का मामला है जो शायद परसों भी संज्ञान में रहा है मीडिया के, तो इसमें अभी तक पुलिस के द्वारा जो परसों हमें आश्वासन दिया गया था उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। उसी पर रोष प्रकट करते हुए हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि एक सीमित समय के अंदर हमें लड़की की बरामदगी और रईसुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन जो समय मांगा गया है उसमें कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू संगठन फिर से जो पीछे प्रक्रिया हुई है उसको दोहराने के लिए संकल्पबद्ध है। थाना विकास नगर से तंदर एक युवती को भिन्न समुदाय के युवक द्वारा पहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। तो उस संबंध में आज कुछ संगठन के कुछ लोगों द्वारा उसकी युवती की शीघ्र बरामदगी और लड़के की गिरफ्तारी को लेकर हमको एक ज्ञापन दिया गया है और हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम इसकी शीघ्र बरामदगी करेंगे और बस इतना आज इनके द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। अश्लील ऑडियो वायरल, आपको बता दें, ऑडियो प्रकरण में निलंबित थाना प्रभारी पंतनगर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र सिंह भुल्लर के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने के साथ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि थाना प्रभारी पंतनगर राजेंद्र सिंह डागी के अश्लील ऑडियो प्रकरण में हुई निलंबन के संबंध में प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध मात्र निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि प्रकरण में स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर महिला के साथ अश्लील हरकत की गई है, जो कि कानून का उल्लंघन के साथ साथ मानवाधिकार हनन भी है। जिले में कानून व्यवस्था काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस प्रकार की घटना से सामान्य जनता का पुलिस प्रशासन से विश्वास कम हो गया है तथा सुरक्षा में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया है। इस घटना में कांग्रेस पार्टी में भारी रोष है। कानून की समानता को ध्यान में रखते हुए युवा कांग्रेस की मांग है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बात अगली खबर की। लक्सर क्षेत्र के रसूलपुर उर्फ कंकर खाता ग्राम प्रधान की जांच के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। ग्राम प्रधान दीपा शर्मा ने प्रेस वार्ता कर गांव के ही शिकायतकर्ताओं पर पाइपलाइन चोरी करने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी खुद ही लोगों ने बनाई है, जिसमें शिकायतकर्ता ही खेत से बिछाई गई पाइपलाइन चोरी करते हुए ट्रैक्टर पर ले जाते हुए दिखा है। प्रधान दीपा शर्मा ने बताया कि रसूलपुर उर्फ कंकर खाता में कुशल पाल पुत्र राजकुमार के खेत में पाइपलाइन मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराया गया था, जिसमें प्रदीप कुमार पुत्र यशपाल, मुकेश कुमार पुत्र विजयपाल, वेदपाल पुत्र भोपाल, यशपाल पुत्र चंद्रपाल, मोहनलाल पुत्र कुशलपाल आदि सीडीओ हरिद्वार के यहाँ इनकी शिकायत की गई थी, जिस पर खंड विकास अधिकारी लक्सर पवन सिंह की टीम के द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच संतोषजनक पाई गई। प्रधान द्वारा बताया गया शिकायतकर्ता कुशलपाल पुत्र राजकुमार के खेत में पानी के लिए पाइपलाइन दबाई गई थी। 2022-23 में मेरे द्वारा मनरेगा योजना के तहत यहाँ पे पाइपलाइन डलवाई गई कुशलपाल राजकुमार के खेत पर। कुछ लोगों ने, गांव के कुछ चुनिंदा लोग हैं जैसे वेदपाल, प्रदीप, कुशलपाल, इन लोगों ने सूचना डाली, कार्य गलत करा गया। अधिकारियों ने आकर धरातल पर चेक करा, कार्य मेरा सही पाया गया। उसके बावजूद फिर ये कहा गया निष्पक्ष जांच नहीं हुई और आके यहाँ पे पाइप उखाड़ के ले गए ताकि गुमराह किया जाए, काम को गलत साबित किया जा सके मेरे। और मैं और इस चीज़ के लिए कुशलपाल ने कहा, प्रदीप ने कहा मेरे से यहाँ से पाइप ले जाओ उखाड़ के, और प्रदीप खुद सूचना करता है। मेरे कार्य को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी तहरीर चौकी में दूंगी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे द्वारा ये मनरेगा योजना के तहत पाइप डलवाए गए थे, तो मैंने ना सामग्री दी थी कुशलपाल राजकुमार को। तो मुझे आज दोपहर के टाइम पता चला कि वो लाइन वो फाड़ के ले गए और उन्होंने मेरी
शिकायत पहले भी कर रखी थी कि इन्होंने मुझे माल नहीं दिया। अभी मुझे चोर साबित करना चाह रहे ताकि इनको आपने माल नहीं दिया, कल पर जांच बिठाऊंगे तो ये लाइन मौके पर कम मिलेगी। अब मैं यहाँ मौके पे आया तो यहाँ से लाइन उखाड़ कर ले गए वो, उसका प्रूफ हमारे पास वीडियो सहित है। ये प्रधान जी द्वारा हमारे गांव के अंदर पाइपलाइन डलवाई गई थी, मेरी भी डलवाई गई थी और अन्य जो गांव में के सदस्य हैं उनकी भी डलवाई गई थी। और अभी यहाँ पर कोई एक दिन पहले ही जांच हुई है पाइपलाइन की, जो मौके पर जाकर संतुष्टि कर ली गई है, सही पाई गई है। ये इसके जो कुशलपाल है इसकी भी मेरे साथ में ही लाइन डलवाई गई थी। अगली खबर देहरादून से, जहां नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर देहरादून के निजी होटल में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए लगभग 25 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम 1991 से शुरू हुआ था। हमारे चिकित्सक अपने काम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य परायणता के कारण जाने जाते हैं। मंत्री ने कहा कि पहाड़ी और रिमोट क्षेत्र में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हें भी देहरादून बुलाकर आज उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने भी डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टरों को बधाई देते हुए उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें ईश्वर का रूप कहा। है उनकी मेहनत पर, कैसे वो यहाँ पे उत्तराखंड में रहकर इतनी सर्जरीज करते हैं, पहाड़ों में ऊपर जाके सर्विस करते हैं, बिना थके पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। और बाकी बात है कि हम यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करे हैं। देखिए, डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी प्रवेश कर चुका है मेडिकल साइंस में भाई बहुत बड़े तौर पे, तो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर्स, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, मैं उसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये 1991 से शुरू हुआ हमारा डॉक्टर्स डे में हम लोग हर वर्ष जो चिकित्सक हैं, जो अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं, अनेकों काम कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो यहाँ संस्था के द्वारा जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड से अनेकों ऐसे चिकित्सकों को बुला के यहाँ सम्मानित किया, मैं निश्चित रूप से संस्था को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर्स जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो पर्वतीय अंचलों में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो धन्यवाद करूंगा कि जो हम लोग को डॉक्टर को जब सम्मानित करते हैं तो उस डॉक्टर की छवि इतनी अच्छी हो जाती है कि जब आप सलाह देते हैं ना मरीज़ को, तो वो जल्दी से आपकी सलाह को ले लेते हैं। मैं जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहाँ अति दुर्गम है और पैदल रास्ता है, करीब 12 किलोमीटर का। वहाँ आप नदी से उतर के जाते हैं, वहाँ पर घोड़ों से हम लोग दवा पहुँचाते हैं वहाँ पर। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेराइन है जहाँ आप काम करते हैं। और हम लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया कि आज वहाँ के जिलाधिकारी महोदय और जो गांव के लोग हैं वो मेरे नाम से एक सड़क बनाना चाह रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को यही संदेश है कि जो आपने पढ़ाई करी है और जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, सबका एम यही होता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और मरीजों की सेवा करूं। तो जो सुख आपको ठीक हुआ मरीज देगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो गरीब मरीज होगा, पहाड़ का परेशान मरीज होगा, तो आपको खुद अंदर से लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अब रुख अगली खबर का। पौड़ी शहर में आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर एसएसपी पौड़ी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया। शहर से 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को पुलिस टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोकने के लिए लगाई गई है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के कारण लिया गया है, जिसमें बाइक में सवार एक युवती की मौत भारी वाहन के चपेट में आने से हो गई थी। देखिए, पूरी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअल्टी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें।
जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं। और इस बीच मैनपुरी से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर मैनपुरी से आपको दिखाएंगे। स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र ने जान दी है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने लगाई है फांसी। यह अहम खबर मैनपुरी से आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया है। मैनपुरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। तो 10वीं के छात्र की मौत हुई है। फीस को लेकर छात्र को हड़काने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के किरण सौजिया स्कूल की यह पूरी घटना है। तो स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र ने जान दी है। निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने लगाई फांसी। आपको बता दें परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें जिला अस्पताल में छात्र के इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 10वीं के छात्र ने जान दी है। आपको बता दें छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। फीस के लिए दबाव बनाने का स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, सूचना मिली थी कि यहाँ आज ही कुछ बच्चे आए थे जो एडमिशन लेके और रहने के लिए आते हैं हॉस्टल में, और आज शाम को ही सूचना मिली थी कि किसी बच्चे द्वारा कोई आत्महत्या जैसी कोई बात बताई गई थी, जिसको कि विद्यालय प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वहाँ वो मृत्यु वहाँ हो गई थी। और ये भी बताया गया है कि उसने संभवतः रस्सी से किसी एक कमरे में फांसी लगाई थी। इस संपूर्ण प्रकरण को हम लोग देखने के लिए आए हैं और यहाँ जो भी तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सर कोई कारण स्पष्ट हो पाया? अभी जांच शुरू की है और हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है, किस प्रकार से क्या घटना हुई है, इसकी पूरी छानबीन करके उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र बताई गई? ये बच्चा अभी 10th क्लास में बताया गया है और लगभग 13-14 वर्ष का बच्चा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रजीत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें ये मैनपुरी की किरण सौजिया स्कूल का एक मामला है जहां 10वीं के छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन वही जो प्रबंधन है जो अशोक यादव, उन्होंने जैसे ही सूचना मिलती है कि स्कूल में किसी बच्चे ने ऐसा हादसा किया है तो वो आनंद फानंद में उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं। चंद्रजीत, परिजनों के स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप हैं। जी बिल्कुल, परिजन जहां गंभीर आरोप लगा रहे हैं वहीं पे पुलिस वहां पे मौके पहुंची। उन्होंने छात्रों से भी बात की है और जांच कहने की बात कही। अभी फिलहाल मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहा है इसके आगे। हाँ, परिजन जरूर आरोप लगा रहे हैं। कहाँ तक आरोप सही है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। जी, पुलिस किस आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है चंद्रजीत? देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि छात्र ने फांसी लगाई है। इसके बाद जो फीस जो परिजन जो फीस को लेके जो स्कूल पे आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक सही है, जबकि उन्होंने परिजनों ने एक बार खुद कहा है कि अशोक जो प्रबंधक है अशोक यादव, उनके द्वारा फीस नहीं मांगी गई है। स्कूल के स्टाफ द्वारा कुछ बात हुई है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस की जांच कर रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से चंद्रजीत, आपका बहुत शुक्रिया इससे तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि मैनपुरी से अहम खबर, 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की है और परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर हालांकि आरोप लगाए हैं। अब पुलिस से जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर मामला क्या है, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।